दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिक्स की जो 15वीं समिट है वो साउथ अफ्रीका में होने वाली है। अगस्त 2023 में ये 15वीं समिट साउथ अफ्रीका में होगी और इस समिट का जो शेरपा नियुक्त किया गया है वो साउथ अफ्रीका की तरफ से अनिल सुखलाल को किया गया। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले जो अनिल सुखलाल हैं, जिनको ब्रिक्स का शेरपा नियुक्त किया गया है 2023 के लिए, इन्होंने एक न्यूज़ दी है। विश्व के 19 देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स की सदस्यता की मांग कर रहे हैं। यानी इनका यह कहना है कि इनके पास 19 देश ब्रिक्स की सदस्य बनने के लिए अपनी इच्छा को जता रहे हैं। तो एक बार देखते हैं दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो आर्थिक शक्ति का केंद्र यूरोप और अमेरिका था वो रसिया और यूक्रेन युद्ध के बाद एशिया की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर ये 19 देश ब्रिक्स के सदस्य बनते हैं या अपनी इच्छा जताते हैं तो ब्रिक्स किस तरीके से मजबूत होगा, किस तरीके से जो आर्थिक शक्ति का केंद्र अभी तक यूरोप और अमेरिका था वो भारत और चीन के बीच में बनेगा और इसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, these 19 countries want membership in BRICS। 19 देशों ने ब्रिक्स के सदस्य बनने की अपनी इच्छा जताई है। ऐसा जो सुकेलाल शेरपा नियुक्त किए गए हैं उन्होंने इसके विषय में बताया है। यह कंट्री है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बहरीन, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की, यूएई और वेनेजुएला। इन 19 देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने की इच्छा को जताया है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि ऐसा क्या है जो इतने सारे देश एक साथ ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में हुआ यह है कि रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के आर्थिक हालात खराब हुए हैं। अमेरिका और जो यूरोप है उसने वास्तव में रसिया की आर्थिक स्थिति कमजोर करने के लिए उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए, जिनमें तेल प्रतिबंध भी बहुत महत्वपूर्ण था। रूस यूरोप को भारी मात्रा में तेल बेचता था और उससे अच्छा खासा पैसा अर्न करता था। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन यानी जो यूरोपियन यूनियन है इसने मिलकर के रूस पर प्रतिबंध लगाया कि रूस का जो पेट्रोल है या जो क्रूड ऑयल है वो यूरोप में सेल आउट ना हो। और इसके लिए रूस के पेट्रोलियम पर एक प्राइस कैप भी इन लोगों ने चार्ज किया। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रतिबंध था रूस के ऊपर, ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद महंगाई में तेज वृद्धि हुई है और इस तेज वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपने यहां लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। जब ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई है तो इसका परिणाम मंदी के रूप में आपके सामने आ रहा है। पश्चिमी देशों में और यूरोप में भारी मंदी के आसार IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने दर्ज किए हैं। इनका डेटा लगातार श्रिंक कर रहा है और इन IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का कहना है कि वैश्विक स्तर पर यह मंदी बढ़ सकती है। दोस्तों, अब हो यह रहा है कि रूस का जो क्रूड ऑयल है, सस्ता तेल है, उसे इंडिया परचेज कर रहा है, रिफाइंड कर रहा है
और इसी रिफाइंड पेट्रोलियम को यूरोप को सेल आउट कर रहा है। यानी वही जो रशियन तेल था वो अब इंडिया के रास्ते यूरोप में पहुंच रहा है। स्वाभाविक सी बात है, पहले के कंपैरिजन में महंगा पहुंच रहा है। रशिया की आर्थिक हालत इतने ज्यादा खराब इससे नहीं है, स्थिति इन पश्चिमी देशों की ज्यादा खराब है। अब दोस्तों, इतने सारे देश ब्रिक्स का सदस्य बनना क्यों चाहते हैं? अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो ब्रिक्स है इसके टोटल 5 कंट्री हैं। एक बार देखते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये टोटल 5 कंट्री हैं। और इनमें से अगर मैं बात करूं चाइना की या मैं बात करता हूं इंडिया की, तो आप देखोगे इंडिया वर्ल्ड का सबसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है और सेकंड पोजीशन पर चाइना है। दोस्तों, इंडिया की जो मेन पावर है वो वास्तव में उसकी पॉपुलेशन ही है, जो उसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट बनाती है। सेम पोजीशन चाइना की भी है। इंडिया और चाइना ये दोनों कंट्रीज ब्रिक्स के सदस्य है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो ब्रिक्स है आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है जहां पर ये कंट्री अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट पर रिसेशन आ रहा है, ऐसी स्थिति में ब्रिक्स पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंजन का रोल प्ले कर सकता है। पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंजन का रोल प्ले कर सकता है ब्रिक्स, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया और चाइना मिलकर के बनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये कंट्री ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। दोस्तों, यदि ये कंट्री ब्रिक्स का सदस्य बनते हैं तो आप एक चीज और देखेंगे कि जो आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में G7 स्थापित है, G7 से आर्थिक महाशक्ति ब्रिक्स की ओर खिसकने लगेगी। या मैं कहूं कि जो यूरोप था वहां से आर्थिक जो महाशक्ति थी वो अब एशिया की तरफ ट्रांसफर होने लगेगी। G7 जो 1975 में बना था, जिसमें वर्ल्ड की PPP बेसिस पर 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। देख लेते हैं। G7 इसके मेंबर USA, कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान, ये 7 बड़ी कंट्री हैं। जर्मनी, ये 7 बड़े कंट्री हैं जो G7 को मिलकर के बनाते हैं। ये पहले G8 हुआ करता था। जैसा आप लोग जानते हैं कि 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पर अटैक किया, तब G8 में से रसिया को बाहर कर दिया गया और ये G7 रह गया। इसको आज विश्व की आर्थिक महाशक्ति माना जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि अगर ये 19 कंट्रीज ब्रिक्स का मेंबर बनते हैं, इसका मीन्स ये है कि ये आर्थिक महाशक्ति अब G7 से खिसक कर ब्रिक्स के हाथों में आती जा रही है। आप देखोगे कि ये जो G7 है, इसमें वर्ल्ड की टोटल 10% पॉपुलेशन ही रहती है। यानी वर्ल्ड का 10% मार्केट इनके पास है, जबकि ब्रिक्स के पास आप देखेंगे तो ब्रिक्स के पास 41% मार्केट अवेलेबल है। इसका मतलब अगर कोई कंट्री इसका मेंबर है तो वो वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। और ये एक बड़ा कारण है जो ब्रिक्स को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। सेकंड, अगर आप ग्लोबल जीडीपी की बात करो तो दोस्तों G7 और ब्रिक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। जहां G7 31% जीडीपी प्रोड्यूस करता है, वहीं ब्रिक्स आज 30% प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर ये 19 कंट्री भी इसके मेंबर बनते हैं तो डेफिनेटली ये परसेंट G7 के कंपैरिजन में काफी आगे निकल जाएगा और जो ब्रिक्स को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, इस डेटा को देख करके एक बात याद आती है। 2001 में एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, उन्होंने एक घोषणा की थी कि ये जो 4 इमर्जिंग कंट्री हैं, जिनमें मैं बात करूं ब्राजील, रसिया,
चाइना और इंडिया, ये जो कंट्री हैं ये 2050 तक वर्ल्ड के सबसे बड़े जीडीपी में शामिल होंगे, ऐसा जिम ओनील ने माना था। और अगर मैं ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति देखता हूं तो ऐसा संभव है कि 2050 से बहुत पहले ही ये चारों कंट्री या ये ब्रिक्स एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाए। ये जो ब्रिक्स था दोस्तों 2009 में स्थापित किया गया था और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना था। 2015 में इस ब्रिक्स ने अपना एक बैंक भी स्थापित किया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये बैंक ना केवल ब्रिक्स के सदस्यों को बल्कि एशिया में जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसका एक अच्छा विकल्प बनकर के उभर रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का एक अच्छा विकल्प बनकर के उभर रहा है। तो दोस्तों इस आधार पर यह तय है कि आने वाला जो समय है वो G7 के स्थान पर ब्रिक्स का होगा। ऐसा मेरा मानना ही नहीं है, कई सारे अर्थशास्त्री भी ऐसे हैं जिनका मानना है कि आने वाला समय ब्रिक्स का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या भी है, एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती यह है कि ये जो चीन है ये ब्रिक्स का प्रयोग पश्चिमी देशों के खिलाफ एक गुट के रूप में करना चाहता है, जबकि आप इंडिया को देखोगे तो जो इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड है वो अमेरिका के साथ है। और दोस्तों ये जो ट्रेड है ये इंडिया के फेवर में भी है। तो यहां जहां भारत का संबंध अमेरिका के साथ काफी घनिष्ठ जुड़ा हुआ है वर्तमान में, वहीं चीन अमेरिका के विरुद्ध इस गुट को प्रयोग करना चाहता है। परिणाम यह है कि कई सारे मुद्दों पर भारत और चीन का भी आपस में मतभेद है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राजनीतिक सीमा को लेकर के तो यहां बड़ा मतभेद है ही। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देखेंगे तो भारत वर्तमान में अमेरिका के अगेंस्ट जाने की भी स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो अमेरिका के साथ है। तो दोस्तों देखना बड़ा इंटरेस्टेड होगा कि इस चुनौती का ब्रिक्स 2015वीं समिट होनी है साउथ अफ्रीका में, इसका क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के एक नए करंट के मुद्दे के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।